नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पूरी दुनिया के लिए एक नई मुसीबत इजराइल ने खड़ी कर दी और ख़ासतौर पे भारत और चीन दोनों के लिए एक नया समीकरण उभर कर सामने आ रहा है। इजराइल ने वैसे तो ये सोचा था और अमेरिका ने भी सोचा था कि इस बार सारे फ़िलिस्तीनियों को बर्बाद कर देंगे। बेजुबान लोग, बेकसूर लोग, गरीब लोग, बेसहारा लोग, सबका कत्लेआम किया, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन कर्मफल की जो बात कही गई है वो ये नहीं कही गई है कि ऊपर जाके कर्मफल होगा। वो बात है कि हर क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो जो वहाँ हो रहा है वो कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है और उसका असर भारत पे कैसे पड़ने वाला है, और ये छोटा मोटा असर नहीं होने वाला है। आज इसी पर जाएंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अमेरिका के भी पसीने छूट गए हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह से फ़िलिस्तीन के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से फ़िलिस्तीन के अंदर जाके लगातार कत्लेआम चल रहा है, किस तरह से फ़िलिस्तीन में लोगों को मारा जा रहा है, और किस तरह से कोई भी फ़िलिस्तीन के लोगों पर दया नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास हो जाता है तो अमेरिका वीटो कर देता है। और अब हालत ये हो गई है कि पहले आधा ऊपर का इजराइल खाली कराया, वो फ़िलिस्तीन का गाजा पट्टी खाली कराया, फिर उसका नीचे दाहिनी तरफ बारा कराया, और अब वहाँ कत्लेआम चल रहा है। हालांकि कुछ एक नए डेवलपमेंट आए हैं जिसमें हमास जो है वो भी अब रिटेलिएट करने लगा है, क्योंकि अभी तक तो बाकी गाज़ा के लोग मारे जा रहे थे। अब धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते मामला हमास के नज़दीक आया तो उसने जवाब देना शुरू कर दिया है। और हमास ने जवाब देना शुरू किया है तो अब वो अपनी शर्तें रखने लगा अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने, और नौबत क्या आ गई है कि इजराइल और अमेरिका को अब उससे बातचीत करनी पड़ रही है। जैसे ही इजराइल उससे कहता है कि हम कुछ करेंगे, कहता है पहले आप स्थायी युद्ध विराम लाइए, उसके बाद में हम आगे शांति करेंगे या आपके जो बंधक हैं उनको रिहा करेंगे। तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये जो मसला है ये वो था जिससे क्या फ़र्क पड़ता है सोच के दुनिया के लोग बैठे हुए थे। जो लोग ये मानते कि अन्याय अन्याय है, उनके लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में अन्याय हो रहा है मायने रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सानुकी, और जो सानुकी वाला मोड़ था भारत का, अब उससे भारत को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं जो भारत के सर से ऊपर पानी होने वाला है। कैसे होने वाला है इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा जो पूरा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर, सुएज नहर का नक्शा समझने के लिए। एक स्क्रीन पर आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब में आप ये देख रहे होंगे कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो सुएज नहर से यूरोप को जोड़ता है एशिया से, इसमें सिंगापुर से लेकर और यूरोप तक का एक रूट दिखाया गया है। और दूसरा रास्ता है जो अफ्रीका का पूरा चक्कर काट के पोत जहाँ से आएंगे अगर सुएज नहर बंद होती है तो। इन दोनों नक्शों को आप देखिए, और इन दोनों जो रूट हैं इसमें पूरे 10 दिन का अंतर है। 10 दिन ज़्यादा ईंधन दिन रात खर्च करना पड़ेगा, तब कोई पोत उस रास्ते से आएगा। तो जो अंतर है दोनों रास्तों में, वो अंतर ये है कि अगर सुएज कैनाल के ज़रिए होते आते हैं, सुएज नहर के ज़रिए, तो आपको 8,500 नॉटिकल माइल चलना पड़ेगा, और अगर अफ्रीका का रास्ता घूम के आते हैं आप तो 11,800 नॉटिकल माइल, और 10 दिन का पूरा अंतर है। इसका मतलब यह है कि अगर सुएज कैनाल वाला रास्ता बंद होता है तो दुनिया का जो व्यापार है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक आंकड़ा आपको और बताता हूं। दुनिया का 12% कुल व्यापार का 12% सुएज नहर या सुएज कैनाल के ज़रिए होता है, जो नीचे आपका अरब सागर के बाद लाल सागर, और लाल सागर के बाद जिसको आप मेडिटेरेनियन सी या आप जो उसको भूमध्य सागर कहते हैं, उससे होके होता है। अब हो ये रहा है कि एक यहाँ से शिप चला, जाने के बाद में जब वो सुएज कैनाल के लिए जाएगा तो पहले उसको
लाल सागर में या रेड सी में जाना पड़ेगा। जैसे ही रेड सी में घुसते हैं, दाहिने हाथ पे पूरा इलाका ऐसा है जो हूती विद्रोहियों का जिस पे कब्जा है। इसी लाल सागर पे जब बहुत आगे जाएंगे आप, पूरा एक बड़ा हिस्सा आप अपना सऊदी अरब और दूसरी चीज़ों को पार करके, तो आगे जाके आपको इजराइल मिलता है और इजराइल के बाद में मिलता है आपको मिस्र। लेकिन इजराइल से अगर आप उधर से आएंगे या जाएंगे, दोनों ही स्थितियों में हूती विद्रोहियों से आपको निपटना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है कि जो वहां पर, जो मैं कह रहा था कि इजराइल के कर्म दुनिया के सामने आ रहे हैं, हूती विद्रोहियों ने जो यहां लाल सागर से निकलने वाले जहाज थे, उनके पास से उन जहाज़ों पे हमले करने शुरू कर दिए हैं और उन जहाज़ों पे कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। अब तो हेलीकॉप्टर लेकर उतर जाते हैं और वहाँ पर तो नतीजा ये हुआ है कि इसके कारण सारी दुनिया की जो कंपनियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाती हैं, समुद्री जो पूरा व्यापार है उसका 30% इस रास्ते से होता है। आप सोचिए, हर तीसरा जहाज दुनिया का यहाँ से गुजरता है। एशिया और यूरोप के बीच में तो यही एक रास्ता, या फिर दूसरा रास्ता मैंने बताया घूम के। अब क्या हो रहा है कि जब इस रास्ते पे कब्जा कर लिया हूतियों ने और यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, रिस्की हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की जो हैं वो अब समुद्री जहाज़ों के जरिए जो ढुलाई करती हैं, वो कंपनियां उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और अब वो इस इलाके से नहीं करेंगी। जैसे एमएससी, मर्स्क, सीएमए, सीजीएम और हैपेंग लॉयड, और ये सब स्वेज नहर से बचने का ऐलान कर चुके हैं और अब ये वो 10 दिन लंबा रास्ता घूम कर जा रहे हैं। अब 10 दिन लंबा रास्ता घूम के जाने का मतलब ये है कि अब जो तेल है, कच्चा तेल, वो महंगा हो जाएगा और हो गया है। इसके अलावा भारत से बड़ी संख्या में चीज़ें यूरोप के लिए निर्यात होती थी, हैवी मशीनरी, आयरन और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम यहाँ नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ों का एक तो सप्लाई लेट हो जाएगी 10 दिन सप्लाई लेट होना बड़ी बात है, और दूसरा उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कॉस्ट बढ़ने का मतलब यह है कि आपके माल से सस्ता माल यूरोप में या उन इलाकों में जहां पर भी बन रहा होगा वो वहीं से खरीद लेंगे, इतनी दूर से नहीं मंगवाएंगे। तो हमारे व्यापार पर, निर्यात पर यह बड़ा असर पड़ेगा। और निर्यात पे असर पड़ने का अर्थशास्त्र में अगर आप जाएं तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। इन चीज़ों का असर डॉलर पे भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो आपका सामान वैसे महंगा हुआ, फिर जब आपका सामान जो है लोग नहीं खरीद रहे होंगे तो उनको इंडियन रुपीस की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, तो डॉलर खर्च करके जो इंडियन रुपीस नहीं खरीदेंगे तो उसके बाद क्या होगा, रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो रुपया सस्ता हो जाएगा। तो बड़े सारे इसके इफ़ेक्ट हैं। और दूसरा, वहाँ से जो रसद आती है, जो सप्लाई आती है यहाँ के लिए, वो सब हमको मिलेगी महंगी। अब इसको लेकर अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका की टेंशन फ़र्क है। अमेरिका इस टेंशन में है कि वो किसी भी तरीके से हूती विद्रोहियों को काबू करना चाहता है, लेकिन उसमें खर्चा है बहुत ज़्यादा। खर्चा कैसे ज़्यादा है तो इसको आप समझेंगे तो खर्चा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो अपना हिसाब किताब है वो हूती विद्रोहियों के सामने फेल हो जा रहा है। तो वो दुनिया भर के लोगों से कह रहे हैं कि भैया आप आ जाओ और मदद करो। कुछ देश उनका साथ देने के लिए, ब्रिटेन वगैरह आ गए हैं, फ्रांस ने कहा हम तो पहले से वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से अब वो उन पे काबू करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आ रहा है रोकड़े का मसला, पैसे की दिक्कत क्या है इसको समझते हैं। है ये कि अमेरिका अपनी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है हूती हमलों को रोकने के लिए। जो एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल हूती क्या करते हैं, अपने ड्रोन भेजते हैं और ड्रोन के ज़रिए हमला कर रहे हैं। वो गोलियां चला रहे हैं, बम गिरा रहे हैं इन विमानों के ऊपर, इन पोतों के ऊपर। अब जब यहाँ से ये समुद्री जहाज़ निकल रहा है, यहाँ पे हूती लोग अपना ड्रोन भेज के बम गिरा रहे हैं, और उस ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका अपनी एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ रहा है। इसी तरह के और भी बहुत सारे महंगे महंगे वो मिसाइल छोड़ रहा है इन लोगों के
ड्रोन को गिराने के लिए। अब आप सोचिए कि $20,000 का कुल एक आता है ड्रोन जो इजराइल में बना हुआ है। अब इसको कुछ समय के लिए सिर्फ कल्पना करने के लिए रुपया मान लेते हैं, $20,000 का आता है। हालांकि ये इसका 80 गुना होगा, तो करीब 8 लाख मान लीजिए इसको, लेकिन हम इसको 20,000 मानते हैं। $20,000 का एक ड्रोन छोड़ा उसने। किसने? हुती ने। अब अमेरिका उसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ रहा है जो करीब करीब 21 लाख 2.1 मिलियन 21 लाख रुपए की है। यानी 12 लाख रुपए का 20,000 रुपए का ड्रोन छोड़ने के लिए, 20,000 रुपए का ड्रोन गिराने के लिए 21 लाख की मिसाइल फेंकनी पड़ रही है। और ये अंतर जब आप डॉलर में जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका की टेंशन ये है कि उसके पास ऐसी कोई छोटी मोटी तकनीक नहीं है जिसके ज़रिए वो इस ड्रोन को गिरा सके। ये ड्रोन है ईरान की तकनीक। ईरान हुतियों को विरोध करता, मदद करता, और उसने उनको बहुत सारी मदद दी हुई है। इसके अलावा वो जो बम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सामान्य से सस्ती जुगाड़ वाले बम हैं जो हुती विद्रोहियों वाले हैं। और अमेरिका के बम मिलियंस बिलियंस, क्योंकि वहाँ हथियार लॉबी है, महंगा माल बेच रही है, वहाँ का सिस्टम पूरा हथियार लॉबी के हिसाब से चल रहा है। तो अब अमेरिका को लग रहा है भैया इतना खर्चा हम कैसे उठाएं। तो वो क्या कर रही है कि यूरोप अमेरिका के देशों से कह रही है भैया आओ और हमारे साथ में इस ऑपरेशन में शामिल हो, क्योंकि धंधा तुम्हारा भी खराब हो रहा है। इस पूरे नेगोशिएशन में अमेरिका एक तरह से घुटने टेक के बैठा हुआ है। उसने अपना वहाँ पर बेड़ा भी भेज दिया, युद्धपोत भी भेज दिया। लेकिन समस्या यह है कि इसका समस्या का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि एक तरफ शहीद नाम का ड्रोन है और दूसरी तरफ एस्टर मिसाइल है। इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो अब अगर आप इस वीडियो को अभी तक का समझें तो नतीजा ये हुआ है कि वहाँ गरीब मार करने चले थे, उनके समर्थन में ये खड़े हो गए आपका हुती विद्रोही, और इन्होंने कहा कि जो सारा वेस्ट उनका समर्थन कर रहा है उस वेस्ट को हम सबक सिखाएंगे। तो उनके युद्धपोत पे इन्होंने गिराना शुरू कर दिया। अब इजराइल से ये बहुत दूर है। अब इजराइल कहाँ ऊपर, इजराइल नीचे, ये तो इजराइल यहाँ पे भी कितना आएगा लड़ने के लिए, अपने हिमायतियों का बचाव करने के लिए। तो मामला गया है फंस। तो आने वाले समय में जो ग्लोबल ट्रेड है, पूरी दुनिया वो एक लंबा सफ़र तय करके अपना माल पहुंचाएगी, और ख़ास तौर पे यूरोप और एशिया के बीच में जो कनेक्ट है। चीन का माल का भी यही होगा, लेकिन चीन के पास दूसरा विकल्प है, वो रूस के ज़रिए उधर से निकल के यूरोप जा सकता है भूमार्ग से। लेकिन ये विकल्प सिंगापुर के पास तो नहीं है। भारत के लिए भी ये विकल्प बनेगा, लेकिन अगर वो फिर चीन कहेगा वो बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा रहता है उसमें, उसको उसमें आ जाओ। तो दुनिया की राजनीति में एक देश दूसरे देश से किस तरह फंसा हुआ है इसको आप समझें, और उसमें आप ये भी समझें कि किसी से भी आप लड़ने जा रहे हो उसको कमज़ोर मत समझो। अब इधर ये है चल रहा है मामला, उधर हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इजराइल में मिसाइल पे मिसाइल डाल रहा है, तेल अवीव पे डाल रहा है, यहाँ डाल रहा है, वहाँ डाल रहा है। तो आप सिचुएशन समझिए, जो इजराइल गरीबों को मार के, कमज़ोरों को मार के अपने आप को शेर समझ रहा था, अब उस इजराइल को हमास चुनौती दे रहा, कह रहा हम आपसे बात ही नहीं करते, जाइए आप, या तो पूरा सीज फायर करो वरना बात ही नहीं करते। और ये अपने बंधक छुड़ाने के लिए बातचीत करने पर उतारू हैं। अमेरिका लगा हुआ बात कर लो भाई, बात कर लो, बात कर लो भाई, बात कर लो। हमास के पीछे जो अमेरिका कहता था कि हक है इजराइल को बदला लेने का, अब कह रहा है बात कर लो। और संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आने वाला है स्थायी शांति का, बार बार उसको टाल देता है, कहता है कुछ दिन रुक जाओ, डिप्लोमेसी को मौका दो, कुछ दिन रुक जाओ, डिप्लोमेसी का मौका दो। हमास समझ गया कि ये बातें बना बना के ये जो गोरे हैं ये हमसे बंधक तो छुड़वा ले रहे हैं, और उसके बाद में ये हमारे को चोट पहुंचाएंगे। तो पहले स्थायी युद्ध विराम करो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। तो आप सोचिए, एक इजराइल के इस एक गलत काम के कारण भाई जिन्होंने हमला किया था उनको सजा देते, आप चुन चुन के सजा देते। उसकी तरह जगह जो इंडिस्क्रिमिनेट हमले किए, अस्पतालों पे बम गिराया, ये गिराया, अब कह रहे हैं अस्पतालों के नीचे सुरंग थी। आज तक एक भी प्रमाण नहीं दे पाए इस बात का। और कुछ हमारे देश के मूर्ख सुरंग मिली है ये डाल के कहने की कोशिश करेंगे अस्पताल के नीचे सुरंग थी। अरे भाई वो सुरंग है, अस्पताल के नीचे सुरंग का लाइए ना। चर्च आपने दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक के ऊपर मिसाइल मार दी,
वो सारी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद में हुआ क्या है इजराइल का, सोचिए। वहाँ अटक गया है वो गाजा पट्टी में, अब सोच समझ के पंगे ले रहा है। हमास ने कटपटी पे पिस्तौल रख दिया। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमास के पास सबसे बड़ी ताकत है वो बंधक। अब उसने उसको समझा है। उधर उत्तर की तरफ इजराइल पे मिसाइल चल रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से, उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और ये जो पूरा ये जो मिस्र है आपका, ये भी बड़ा मुस्लिम और अरब देश होते हुए भी इजराइल का सगा बन रहा था कि हम शरणार्थियों को अपने देश में नहीं घुसने देंगे, शरणार्थियों को आने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। ये अकेला देश है जिसने सबसे पहले दुनिया में इजराइल को, अरब देश, मान्यता दी थी। अब मिस्र भी फंस गया, क्योंकि सुएज कैनाल से अगर जहाज नहीं आएंगे तो सबसे ज़्यादा किसी की कमाई पे अगर असर पड़ेगा तो मिस्र की पड़ेगा। उसका मुख्य आय का स्रोत ही सुएज कैनाल है। 1-1 करोड़ रुपए लेता है एक बार जहाज निकलने का। कंटेनर की गिनती के हिसाब से टैक्स लगता है, और वो सब एक साथ टाइट हो गए सिर्फ एक हूती के इस कदम से। अमेरिका भी टाइट हो गया। कितना पैसा खर्च करें? दुनिया इस तरह बढ़ रही है। बहुत दिनों से मैंने आपको इस पूरे इलाके पे कोई वीडियो नहीं दिया था, लेकिन अब ताज़ा घटनाक्रम ऐसा है जिसमें अमेरिका भी हिला हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब चींटी मारने के लिए मुझे को जो है वो गोली चलानी पड़ रही है। 20,000 रुपये के एक ड्रोन को गिराने के लिए मुझे 2 लाख रुपए का एक मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है। कहाँ तक करूँ, कितना करूँ? उधर यूक्रेन का खोपड़ी पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। हथियार बेचने वाले तो अपना मोटे ही बेचेंगे। दूसरा, व्यापार अटकने का मतलब यह है कि पूरा यूरोप के देश जो है वो त्राहिमाम हो जाएगा। उनकी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। चीन से जो माल वहाँ जाता है उसमें से पता नहीं कितना माल पहुँचेगा, कितना नहीं पहुँचेगा। चीन तो तैयार बैठा ही है इसको परेशान करने के लिए। इनको भारत जैसे देशों के एक्सपोर्ट पे भी बुरा असर पड़ रहा है। चारों तरफ से ये एक क्राइसिस बड़ा क्राइसिस बन गया। और हूती का जो क्राइसिस है इसको अगर आप सोचें कि 10-15 दिन, महीने भर में निपट जाएगा, निपटने वाला नहीं है। हालांकि कोई प्रेडिक्शन अभी तक आया नहीं है कि इसका लंबे समय बाद कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना जरूरी है कि हम सब लोग अब एक नई समस्या झेलने जा रहे हैं कुछ मूर्ख लोगों के कारण। सत्ता में बैठे हुए मूर्ख लोग, या कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाक लोग, नेतन्याहू हैं, बाइडेन हैं, इस टाइप के लोग। और उसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। कुल मिला के एक आंकड़ा और देता जाऊं कि मैंने तो आपको 2 मिलियन यानी 21 लाख रुपए की मिसाइल ही बताई थी। अभी हालत यह है कि अब 4 मिलियन की भी कई मिसाइल हैं, जिसमें SM-6 है और दूसरी मिसाइल्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल 20,000 रुपये के ड्रोन को गिराने के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।